गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स इन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में धारा 12 से 35 तक अंकित किए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को हमने अमेरिका के मौलिक अधिकारों से प्रेरित होकर सम्मिलित किया था, क्योंकि सबसे पहले मौलिक अधिकारों का वर्णन संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने संविधान में किए थे। तो इस प्रकार जो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं वो 12 से 35 तक है। धारा 12 और 13 जो धाराएं हैं वो संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, इससे रिलेटेड है। और धारा 14 तो इस प्रकार भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं जिनका वर्णन हम धारा 14 से 32 तक करेंगे। सबसे पहला है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार सबसे पहला हमारा धारा 14 से 18 तक समानता का अधिकार। धारा 14 के अंदर क्या है कि कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 के अनुसार व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। कानून की दुनिया में ऊंच नीच, अमीर गरीब, रंग या नस्ल, जाति धर्म आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। यहाँ जो भी कानून बनता है उसकी नज़रों में चाहे एक आम नागरिक है, चाहे देश का राष्ट्रपति है, वो सब समान होते हैं। अमीर है, गरीब है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, हर कानून की नज़र में हर व्यक्ति सम्मान होता है। हमारे यहाँ कानून की नज़र में जाति धर्म लिंग जन्म स्थान भेद के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। दूसरा धारा 15 हमारा भेदभाव की मनाही। राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर नागरिकों से भेदभाव करता हो। किसी नागरिक या श्रेणी को न तो कोई विशेष सुविधाएं प्राप्त हैं और न ही किसी धर्म या नस्ल आदि के आधार पर अधिकारों से किसी को वंचित किया गया है। यहाँ सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक तालाब, स्नान घाट, सड़कें इत्यादि पर जाने के लिए सभी के लिए समान रूप से खुले होते हैं। होटल, दुकान, सिनेमाघर, विश्राम आश्रय आदि भी सार्वजनिक स्थल सभी व्यक्तियों के लिए खुले होते हैं। इसमें जाति धर्म लिंग जन्म स्थान आदि के आधार पर सभी प्रकार के भेदभावों से मनाही की गई है। इसमें कुछ अपवाद भी हैं कि कुछ पिछड़ी जाति, अनुसूचित कबीलों के लिए कुछ विशेष प्रबंध भी कर दिए गए हैं। कुछ स्त्री और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी कुछ थोड़े जाति धर्म लिंग जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव सरकार के द्वारा टाइम टू टाइम किए जा सकते हैं। धारा 16 के अनुसार है अवसरों की समानता। धारा 16 के अंदर क्या है कि रोजगार या राज्य के अधीन किसी भी पद की नियुक्ति के लिए सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। इसमें भी जाति धर्म लिंग जन्म स्थान आदि के आधार पर रोजगार या जो राज्य के अधीन किए गए पद हैं उनकी नियुक्ति पर भेदभाव नहीं किया जा सकता और न ही किसी नागरिक को इनमें से किसी आधार पर किसी पद के लिए अयोग्य भी समझा जाता है। यहाँ भी एक अपवाद है कि यहाँ भी अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े हुए वर्गों के लिए कुछ स्थान आरक्षित कर दिए गए हैं। उन पर उन्हीं जाति धर्म जो है अनुसूचित जाति जनजाति आदि के लोगों को ही जो है अपने रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। वो उन्हीं पर जो है उन लोगों के द्वारा ही फार्म उन पदों पर भरे जाते हैं। धारा 17 है छुआछूत की समाप्ति। धारा 17 के अनुसार ये व्यवस्था की गई है कि ऐसे परिस्थिति को, छुआछूत को किसी भी रूप में व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। इसके परिणाम स्वरूप किसी प्रकार का बंधन लगाना एक अपराध है ऐसे परिस्थिति के परिणाम से, तथा ऐसे अपराधी को कानून के अनुसार दंड भी दिया जाता है, जुर्माना भी लगाया जाता है। 6 वर्षों के लिए उसको विधानसभा और संसद के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित भी किया जा सकता है। इस प्रकार अब हमारे देश में छुआछूत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। धारा 18 है उपाधियों की समाप्ति। इस अनुच्छेद के अंदर व्यवस्था की गई है कि सैनिक या शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर राज्य द्वारा कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा जो राज्य के अधीन किसी लाभ पद पर आसीन है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना किसी विदेश राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। वर्तमान समय में भारत की ओर से केवल भारत रत्न और पद्म विभूषण जो है ये उपाधियां हैं जो सरकार के द्वारा दी जा रही हैं।
बाकी सब उपाधियों को खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, धारा 19 से 22 तक। धारा 19 के 6 भाग हैं। सबसे पहले है उसमें भाषण देने और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। भारतीय नागरिकों को कहीं भी अपने विचार प्रकट करने की, भाषण देने की स्वतंत्रता दी गई है। यह स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इसके ऊपर भी कुछ कानूनी प्रतिबंध लगा दिए हैं, कुछ बंधन लगाए हैं कि हम किसी भी व्यक्ति का उनके लिए अपमानजनक शब्द या झूठा अभियोग उसका निरादर नहीं कर सकते, न्यायालय का अपमान नहीं कर सकते। अपने शब्दों के द्वारा शालीनता तथा नैतिकता के अंदर हमें अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी दी गई है। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना होता है। अपराधों के लिए उत्तेजित करने वाले शब्द या विचार हम अपने व्यक्त नहीं कर सकते हैं। दूसरी है इसके अंदर कि शस्त्रों के बिना शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। भाषण देने और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता देने से यह आवश्यक हो जाता है कि नागरिकों को सभा के रूप में एकत्रित होने की स्वतंत्रता दी जाए। भारतीय नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए, दूसरों के विचारों को सुनने के लिए बिना शस्त्रों के शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की आज़ादी दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। नागरिकों की इस स्वतंत्रता पर भी स्वतंत्र भारत की प्रभुसत्ता तथा एकता और अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था के हितों को सम्मुख रखकर राज्य उचित प्रतिबंध लगा सकता है। किसी भी व्यक्ति को जो है देश की एकता अखंडता अगर खतरे में होती है उनके इकट्ठा होने से, तो वहाँ सरकार जो है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाएगी। तीसरा, समुदाय संघ या सहकारी सभाएं बनाने की स्वतंत्रता। मानव जीवन के सर्वोच्च विकास के लिए अनेक प्रकार के संघ या समुदायों की आवश्यकता होती है। तो इसी कारण इस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को समुदाय या संघ स्थापित करने की स्वतंत्रता दी गई है। यहाँ नागरिक मौलिक अधिकारों में सहकारी सभाओं को बनाने का अधिकार भी दिया गया है। भारतीय नागरिक अपनी इच्छानुसार किसी समुदाय या सहकारी सभाओं का निर्माण कर सकते हैं, जैसे संगठन बना सकते हैं, जैसे किसानों ने अपनी यूनियन बनाई हुई है, कर्मचारी संघ जो अपने बना लेते हैं, अध्यापक अपना संघ बना लेते हैं, मजदूर अपना संघ बना लेते हैं। तो इस प्रकार जो है नागरिकों को ये भी स्वतंत्रता सीमित नहीं है, क्योंकि सरकार भारत की प्रभुसत्ता, एकता, अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के हितों को ध्यान में रखते हुए इन स्वतंत्रताओं पर भी प्रतिबंध लगा सकती है। नेक्स्ट हमारा समस्त भारत में घूमने फिरने की स्वतंत्रता। भारत एक विशाल देश है जिसमें भिन्न भिन्न जाति और धर्मों के लोग रहते हैं। हमारे यहाँ प्रत्येक नागरिक को समस्त देश में घूमने फिरने की आज़ादी दी गई है। देश के किसी भी एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए किसी पासपोर्ट या परमिट की आवश्यकता नहीं होती। इस स्वतंत्रता पर भी राज्य की ओर से साधारण जनता या किसी अनुसूचित कबीले के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे देश में हमें अपनी इच्छा अनुसार घूमने फिरने की स्वतंत्रता तो दी गई है, लेकिन सरकार उसके ऊपर कुछ विशेष जातियों के कबीलों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध लगा सकती है। देश के किसी भी भाग में रहने या निवास करने की स्वतंत्रता। भारतीय नागरिक देश के किसी भी भाग में रह सकते हैं, अपना निवास स्थान बना सकते हैं। राष्ट्रीय एकता की स्थापना करने के लिए ऐसी स्वतंत्रता का दिया जाना बहुत आवश्यक था। यदि ऐसी स्वतंत्रता प्रदान न की जाती तो भारत एक राष्ट्र के रूप में विकसित होना लगभग असंभव था। संविधान द्वारा दी गई स्वतंत्रता के परिणाम स्वरूप ही आज हम देखते हैं कि प्रत्येक प्रांत के लोग देश के भिन्न भिन्न भागों में निवास कर रहे हैं। सरकार को साधारण जनता के हितों के लिए या किसी अनुसूचित कबीले के हितों की रक्षा के लिए इस पर भी प्रतिबंध लगाने का जो है अधिकार है। कोई भी रोजगार, व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता। भारतीय नागरिकों को सरकार किसी भी प्रकार का व्यवसाय, रोजगार या व्यापार बलपूर्वक थोप नहीं सकती। प्रत्येक नागरिक अपनी इच्छा अनुसार किसी भी रोजगार, व्यवसाय को ग्रहण कर सकता है। नागरिक की स्वतंत्रता पर राज्य कानून द्वारा जनता के हितों के लिए बंधन लगा सकती है। इस प्रकार विशेष रोजगार के लिए राज्य की ओर से शैक्षणिक, तकनीकी या व्यापारिक योग्यताएं निश्चित की जा सकती हैं। इसी में हमारा लास्ट है प्रेस की स्वतंत्रता। हमारे यहाँ धारा 19 के अंतर्गत जो स्वतंत्रताएं दी गई है उसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी दी गई है। हमारे देश में प्रेस पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वह सरकार की आलोचना भी कर सकती है, प्रशंसा भी कर सकती है, वह किसी भी व्यक्ति की आलोचना कर सकती है। तो हमारे यहाँ प्रेस के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। इसी के अंदर स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमारी नेक्स्ट धारा है 20। इसके अंतर्गत क्या है कि व्यक्ति को किसी ऐसे कानून का उल्लंघन करने पर दंड नहीं दिया जा सकता जो कानून उसके अपराध करते समय लागू ही नहीं हुआ था। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध का एक बार से अधिक दंड भी नहीं दिया जा सकता। किसी अपराधी को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश भी नहीं किया जा सकता। ये सब धाराएं जो है ये धारा 20 के अंतर्गत था। धारा 21 हमारी सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे
ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं उनके लिए भी है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। धारा 21 के अंतर्गत व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार है। ये अधिकार हम अगर हमारे मौलिक अधिकार भी किसी संकट काल की धाराएं जो होती हैं 352, 56, 60 उस टाइम हमारे मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन एक अकेली केवल 21 धारा है, अनुच्छेद 21 जो है वो हमारे संकट काल के दौरान भी, चाहे देश में वित्तीय संकट हो या संवैधानिक संकट हो या युद्ध बाहरी सशस्त्र विद्रोह संकट हो, उसके दौरान हमारी धारा 21 जो निलंबित नहीं किया जा सकती, क्योंकि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किसी को जीवन जीने का अधिकार नहीं छीन सकते। इसी के अंतर्गत हमारा जो धारा 21A भी है, अब जो 86वें संशोधन के द्वारा 93वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है, हालांकि ये संशोधन 93वां संवैधानिक संशोधन था, लेकिन जब ये पास हुआ तो इसकी क्रम संख्या 86 हुई थी, इसलिए हम इसको 86वां संशोधन कहते हैं, जो 2002 में पारित हुआ है। धारा 21A और इसके अंतर्गत अब जोड़ दी गई है, उसके अंतर्गत है शिक्षा का अधिकार। अब 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए जो शिक्षा है वो मौलिक अधिकारों में शामिल हो गई है। 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना अब जो है मौलिक अधिकारों के अंदर अंकित किया गया है। इसी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमारी लास्ट धारा है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत क्या है कि कैदियों के अधिकारों की घोषणा इसमें के अंदर की गई है। किसी भी व्यक्ति को उसके अपराध के संबंध में बताए बिना बंदी नहीं बनाया जा सकता। अपराधी को अपनी इच्छा अनुसार किसी वकील से परामर्श लेने की छूट है। अपराधी को कैद करने के 24 घंटे के अंदर अंदर किसी निकटवर्ती न्यायाधीश के पास भेजा जाना आवश्यक है। तो इस प्रकार इसके अंतर्गत इसमें भी कुछ अपवाद हैं कि जो निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत बंदी बनाए गए हैं उनको ये सुविधाएं नहीं दी गई हैं, या जो हमारे विदेशी दुश्मन हैं, जिस देश से भारत का युद्ध चल रहा है उस देश के वासियों को भी ये स्वतंत्रता नहीं दी गई है। इस प्रकार हमारा ये दूसरा 19 से 22 धारा लगे हमारा स्वतंत्रता का अधिकार था। तीसरा है हमारा नेक्स्ट शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत। धारा 23 के अंतर्गत क्या है कि बेगार की मनाही। बेगार का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति से बिना वेतन दिए कोई काम करवाया जाता तो बेगार कहलाती है। तो भारत मानवीय व्यापार या बलपूर्वक मजदूरी को इसमें प्रतिबंध किया गया है। बिना वेतन के बलपूर्वक कार्य करवाना तथा इस प्रकार के अन्य कार्य बलपूर्वक करवाने की मनाही की गई है, जिसका उल्लंघन करना अपराध है और जिसका कानून अनुसार जिसमें दंड भी दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है कि सरकार जो है किसी सार्वजनिक सेवा के लिए, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर इस पर भेदभाव कर सकती है। सार्वजनिक सेवा के लिए कुछ बलपूर्वक कार्य करवाया जा सकता है। धारा 24 के अंतर्गत है कारखानों आदि में बच्चे को लगाने की मनाही, मतलब बाल मजदूरी पर रोक। 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को किसी कारखाने या खान में या किसी कठिन कार्य वाली नौकरी पर नहीं लगाया जा सकता। भारतीय संविधान में ऐसे अधिकार का होना भी बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि वयस्कों की भांति बच्चों का भी भारत में बहुत निर्दयता से शोषण होता था, बाल मजदूरी होती थी। अब हमारे यहाँ धारा 24 के अंतर्गत बाल मजदूरी को खत्म किया गया है। नेक्स्ट है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धारा 25 से 28 तक। धारा 25 में है किसी भी धर्म को मानने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता। सभी व्यक्तियों को समान रूप में किसी भी धर्म को मानने, ग्रहण करने, उसके प्रचार करने का अधिकार है, परंतु वह धर्म सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिक स्वास्थ्य, संविधान के भाग 33 में वर्णित मौलिक अधिकारों के विरुद्ध ना हो। इसका अभिप्राय यह हुआ कि ऐसे धर्म का प्रचार करने की छूट नहीं है जो शांति व्यवस्था को भंग करता है और समाज में स्वीकृत नैतिकता के सिद्धांतों के विरुद्ध है, जो संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ऐसे किसी भी धर्म और प्रचार को मानने के लिए हमारे यहाँ प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। वैसे हम किसी भी धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं। सेकंड है इसी में हमारे धारा 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी वर्ग को धार्मिक तथा खैराती उद्देश्यों के लिए संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उनको अपने धर्म के कार्यों का प्रबंध करने, चल अचल संपत्ति प्राप्त करने तथा रखने एवं ऐसी संपत्ति का कानून अनुसार प्रबंध करने का अधिकार प्राप्त है। धारा 27 के अनुसार है किसी विशेष धर्म के विकास की स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता जिसका एकत्रित किया गया धन किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति के लिए किया गया हो। तो सरकार किसी भी प्रकार के धार्मिक टैक्स नहीं लगा सकती। इसी के अंदर धारा 28 के अंतर्गत है कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा और धार्मिक पूजा में सम्मिलित होने की स्वतंत्रता।
किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसी प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में जो राज्य द्वारा स्वीकृत हैं या राज्य की ओर से वित्तीय सहायता प्राप्त करती है, किसी व्यक्ति को उन संस्थाओं में दी जा रही धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में सम्मिलित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। अपनी इच्छा अनुसार कोई भी व्यक्ति धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में सम्मिलित हो सकता है, परंतु यदि व्यक्ति आवश्यक है तो उसे संरक्षण की अनुमति आवश्यक है। इस प्रकार धारा 25 से 28 तक हमारे यहाँ भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा 5वां सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, धारा 29 और 30 में। धारा 29 है हमारी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा। धारा 29 के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े हुए वर्ग को अपनी भाषा और संस्कृति लिपि बनाए रखने का अधिकार है। उसमें धर्म, नस्ल, जाति आदि भेदभाव नहीं किया जा सकता। वो किसी भी शिक्षण संस्थान में, सरकारी शिक्षण संस्थान में या राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थानों में उनको प्रवेश देने से किसी भी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। उनको अपनी भाषा लिपि बनाए रखने का अधिकार है। इसी के अंतर्गत है धारा 30 शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उसका प्रबंध करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्गों को अपनी इच्छा अनुसार शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है और सरकार इन शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। धारा 31 इसी के अंदर थी, जो संपत्ति का अधिकार था, अब वो भारतीय संविधान से निकाल दिया गया है, इनकी सूची से निकाल दिया गया। अब एक सिंपल कानूनी अधिकार है जिसको धारा 300 क में वर्णित किया गया है। पहले ये धारा 31 में था, तब संविधान बना। हमारा संविधान 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन आज हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वो 6 रह गई है। और लास्ट और 6वां जो हमारा मौलिक अधिकार है 6th, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। धारा 32 के अंतर्गत ये सभी मौलिक अधिकारों का रक्षक है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय के पास लागू करवाने के लिए अगर हम जाएंगे तो धारा 32 के अंतर्गत जाएंगे। धारा 32 जो है वो मौलिक अधिकारों की आत्मा है, उनका रक्षक है। इसी धारा के तहत हम मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए 5 प्रकार के लेख लिख सकते हैं। बंदे प्रत्यक्षीकरण लेख, परमादेश लेख, प्रतिच्छेद लेख, उत्प्रेक्षण लेख और अधिकार परीक्षा लेख। इस प्रकार ये हमारे 6 मौलिक अधिकार थे जिनका आज हमने यहाँ वर्णन किया है। तो अब कुछ मौलिक अधिकारों की आलोचनाएं भी हम करेंगे कि मौलिक अधिकारों की इतनी विस्तृत व्याख्या होने के बाद, इतने अच्छे तरीके से संविधान में अंकित होने के बाद भी इनकी कुछ आलोचनाएं की गई हैं। तो वो आलोचना सबसे पहले कि मौलिक अधिकार जटिल और अस्पष्ट है। तो मौलिक अधिकारों की आलोचना का एक महत्वपूर्ण आधार यह है कि इनकी भाषा बहुत ही जटिल और अस्पष्ट है, क्योंकि आम लोगों की समझने में इसको बहुत कठिनाई आती है, क्योंकि आम लोगों को पता ही नहीं कि हमारे संविधान में हमें 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं जिनको लागू करने के लिए हम न्यायालय की शरण भी ले सकते हैं। इतनी जटिल और अस्पष्ट भाषा होने के कारण या वकीली भाषा होने के कारण इसको केवल वकील ही समझ सकते हैं, आम जनता इसको समझ नहीं सकती। इस पर अत्यधिक प्रतिबंध है। दूसरा हमारा नेक्स्ट है आलोचना, संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों पर इतने अधिक प्रतिबंध लगाए गए कि संविधान सभा में बोले तो एक सदस्य ने यह कहा था कि मौलिक अधिकारों की अध्याय का नाम मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध रखना उचित होगा। संसद मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। ये धारा 12 और 13 के अंतर्गत यही व्यवस्था है कि संसद मौलिक अधिकारों को चेंज कर सकती है, उन पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो इस प्रकार मौलिक अधिकार देने के साथ साथ उन पर कुछ प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। नेक्स्ट हमारा मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है यदि राष्ट्रपति संपूर्ण देश में या देश के किसी भाग में धारा 352, 56, 60 के तहत आपातकाल लागू करता है तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। इसमें केवल धारा 21 है जिसको संकट काल के दौरान भी या आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जो मौलिक अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं तो वो मौलिक नहीं हो सकते। फिर है हमारा आर्थिक अधिकारों का अभाव। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो अधिकार दिए गए हैं वो हमारे राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र से भी रिलेटेड होने चाहिए थे, क्योंकि इसमें काम का अधिकार, विश्राम का अधिकार, वेतन पाने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार आदि ऐसे अधिकारों का अभाव है जो हमारे आर्थिक अधिकारों से रिलेटेड हैं, हमारे आर्थिक जीवन से रिलेटेड हैं। आर्थिक सुरक्षा का अधिकार इसमें नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो पूरी तरह संपूर्ण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकते, क्योंकि राजनीतिक अधिकारों का तभी महत्व था जब उसमें आर्थिक अधिकारों का भी वर्णन किया जाता। नेक्स्ट हमारा संसद अधिकारों को सीमित और समाप्त कर सकती है।
इसमें हमारे क्या है कि यह साधारण कानून द्वारा संसदीय अधिकारों को सीमित और समाप्त नहीं कर सकती थी, परंतु संवैधानिक संशोधनों द्वारा संसद को ऐसा कार्य करने का पूर्ण अधिकार है। इस अधिकार के प्रयोग द्वारा ही संसद ने 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के अध्याय से निकालकर उसे एक साधारण अधिकार बना दिया गया है। तो निष्कर्ष रूप में हम कहेंगे कि इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय संविधान में दिए गए अधिकारों की कटु आलोचना हुई है, परंतु इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये अधिकार भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला हैं। अधिकारों पर अत्यधिक प्रतिबंध अथवा अधिकारों के अभाव, निवारक नजरबंदी की व्यवस्था का होना, कुछ नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुखता आदि देश की गंभीर और आर्थिक स्थिति के कारण है। अगर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं तो देश की स्थितियों के कारण लगाए गए हैं। देश की परिस्थितियाँ इतनी गंभीर हैं कि हम सभी लोगों को सभी प्रकार की आज़ादी नहीं दे सकते। तो इस कारण जो है इस पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान की आधारशिला है, हमारे जीवन जीने का अधिकार है। तो आज का हमारा टॉपिक भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन हमने जो किया है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।